नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में की पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत। अगले 4 से 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में ब्लॉक लेवल पर विकसित होंगी विशेष चिकित्सा सेवाएं। सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेजों का भी किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के प्रति भरोसा दिखाने के लिए मंच से हटवाई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड। कहा, मैं पाकिस्तान से नहीं कश्मीरी लोगों से करूंगा बातचीत। जम्मू के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर जवानों और स्थानीय लोगों से की बातचीत। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन होने की शर्त खत्म। मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाना होगा अनिवार्य। 1 अरब 3 करोड़ के करीब पहुंचा कोविड टीकाकरण का आंकड़ा। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की भूमिका पर लोकसभा अध्यक्ष का जोर। आईआईएमसी के शैक्षणिक सत्र 2021-22 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। कहा, पत्रकारिता का दायरा बढ़ने से बड़ी है मीडिया की जिम्मेदारी और दायित्व। फिल्म निर्माताओं से हिंसा और अश्लीलता से दूर रहने की उपराष्ट्रपति की अपील। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को किया संबोधित। कहा, मनोरंजन के अलावा सिनेमा में ज्ञान प्रदान करने की शक्ति। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए रजनीकांत। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। योजना का मकसद अगले 6 साल के लिए देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र की खाई को पाटना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार देश के कोने कोने में इलाज और क्रिटिकल केयर यूनिट का नेटवर्क तैयार करेगी। मिशन भविष्य में महामारियों के खतरे से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ने के लिए पूर्व की सरकारों को घेरा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। 64,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम का ये कार्यक्रम आज काशी की पवित्र धरती से लॉन्च हो रहा है। और दूसरा, काशी और पूर्वांचल के विकास के हजारों करोड़ के कार्यक्रमों का लोकार्पण। और एक प्रकार से मैं कहूं कि पहले वाला कार्यक्रम और यहां का कार्यक्रम सब मिला के मैं कहूं तो आज करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के कामों का आज यहां निर्णय या लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलाज से जुड़ी अनेक परेशानियों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए हल किया जा रहा है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो बड़ी कमी रही, उसने गरीब और मिडिल क्लास में इलाज को लेकर हमेशा बनी रहने वाली चिंता पैदा कर दी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के हेल्थ केयर सिस्टम के इसी कमी को दूर का एक समाधान है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलुओं का भी जिक्र किया। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन करना और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और प्रवेश मार्गों पर मौजूदा 33 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे बीमारियों का पता लगाने, जांच, रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति से निपटने और रोगों को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 1900 सीटें थीं। डबल इंजन सरकार ने पिछले 4 साल में ही 1900 सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी कर दी है। और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण प्रारंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नगर के अलावा एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया। सिद्धार्थ नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में चिकित्सा महाविद्यालयों के खुलने से स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। विपक्षी दलों पर तंज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। हरदोई प्रधानमंत्री ने जिन चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया वो सिद्धार्थ नगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर 2,329 करोड़ रुपए की लागत आई है। राज्य में पिछले 4.5 साल में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। 14 और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य 2022-23 में पूरा होने की संभावना है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च करीब 8 गुना बढ़ गया है। भारत में हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। जब आप प्रधानमंत्री बने उस वक्त देश का हेल्थ बजट तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए था। आपके 7 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च तब से अब तक करीबन 8 गुना बढ़ गया है। इस साल सरकार स्वास्थ्य पर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। और बात गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज उनका तीसरा और आखिरी दिन था। अमित शाह ने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने का एक ही इरादा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास के रास्ते पर लाना है। इन प्रयासों का फल 2024 तक दिखाई देने लगेगा। उन्होंने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिलों से खौफ निकाल दीजिए, मैं पाकिस्तान के बदले घाटी के लोगों से बात करूंगा और बिना बुलेट प्रूफ आपके बीच आया हूं। मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बेमिना में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज समेत कई करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए उनकी सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। उनका मकसद क्या है? यहां उद्योग न लगे, यहां टूरिज्म न बढ़े, यहां का युवा बेरोजगार रहे और बेरोजगार होकर उनके बताए रास्ते पर हाथ में पत्थर उठाता रहे। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाएं, हाथ में पुस्तक उठाएं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में मकवाल सीमा पर अग्रिम इलाकों का दौरा भी किया। उन्होंने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। उन्होंने देश की अखंडता और लोगों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ जवानों की वीरता और साहस को सलाम किया। गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडितों, गुर्जर बकरवाल समुदाय और पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। और बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जिन्होंने आज भारतीय जनसंचार संस्थान के सत्र आरंभ कार्यक्रम में संस्थान के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की कॉन्शियस की पर होते हैं और समाज की दृष्टि और बौद्धिक चेतना को राष्ट्र के अनुकूल बनाए रखना उनका दायित्व होता है। उन्होंने सलाह दी कि पत्रकार सच्चाई के साथ खड़े रहें, निर्भीक रहें, क्योंकि यही उनका कर्तव्य है। पत्रकारिता के क्षेत्र में देश के प्रमुख संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान का नया सत्र आज से शुरू हो गया है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि आज IIMC के विद्यार्थी देश विदेश में सूचना सेवा क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ के छात्र देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मीडिया, सूचना और संचार संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश के युवा कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने परिश्रमी हैं, जिन्होंने इस संस्थान के माध्यम से भारत का नाम गौरवमय बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारिता का दायरा बढ़ने से मीडिया की शक्ति बढ़ी है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी और दायित्व भी बढ़े हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए समाज के अंतिम दौर पर बैठा व्यक्ति, चाहे गांव के अंदर हो, चाहे बॉर्डर पर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उन गांव तक पहुंचना चाहिए जहां तक कोई नहीं पहुंचा, और वहां तक हमारी प्रगति कितनी पहुंची, कितनी हमारी आजादी के बाद 75 साल की प्रगति की यात्रा पहुंची।
इसके लिए एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करना पड़ेगा कि हमारी पत्रकारिता के अंदर जब कभी रैंकिंग आए तो भारत के नौजवान सबसे अग्रिम पंक्ति पर स्वतंत्र निष्पक्ष लेखक के रूप में भी हो और एक खोजी पत्रकारिता के रूप में भी हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना 1965 में हुई थी। दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर, ओडिशा, महाराष्ट्र, मिजोरम और केरल में भी इसके ब्रांच हैं, जहां से अध्ययन करके नए पत्रकार समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। और अब वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों की गोल मेज सभा की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारतीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान रक्षा निर्यात में 334% की बढ़ोतरी के साथ साथ भारत अब तक 75 से अधिक देशों को निर्यात भी कर रहा है। रक्षा मंत्री आज साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे और औचक निरीक्षण के साथ राजनाथ सिंह ने कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही सुधार के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में असमिया सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने डिब्रूगढ़ को एक बार फिर से देश का प्रमुख नदी बंदरगाह बनाने की बात कही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश के हालात के बारे में राष्ट्रपति के साथ चर्चा भी की। दिल्ली बीजेपी की ओर से बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें 20,000 पैकेट हल्द्वानी भेजे गए। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मणिपुर के इम्फाल में गेट ए शॉट विन ए प्राइज नारे के साथ मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में कोविड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के पास बम्पर ड्रॉ के जरिए टेलीविजन सेट, मोबाइल फोन जीतने का मौका होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद वहां एक उच्च स्तरीय टीम भेजी है। टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जमीनी स्थिति का जायजा लेगी। केरल में आज से सभी कॉलेज फिर से खुल गए हैं। कोविड महामारी फैलने के बाद करीब 1.5 साल के बाद राज्य में कॉलेज बंद थे। इससे पहले अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए कॉलेज खोले गए थे। उधर कर्नाटक में 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल आज से दोबारा खोल दिए गए। स्कूलों में कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कोविड-19 नियम के तहत बच्चों के स्कूल आने के लिए उनके माता पिता की लिखित सहमति अनिवार्य है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस बार दीपोत्सव 5 दिन तक मनाया जाएगा। दीपोत्सव में 7.5 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में राम झांकी और हनुमान आर्ट वर्क का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्रों ने राम झांकी बनाकर लोगों का ध्यान खींचा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। यहां बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 39 साल के बाद सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। यहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद अटल रोहतांग टनल को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और बात देशव्यापी वैक्सीनेशन की। अब तक ये आंकड़ा 1,2 करोड़ 90 लाख यानी कि 102 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हो चुका है। इतने लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 12,31,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान 18,762 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। अब ठीक होने की दर 98.18% हो गई है। देश में कोविड के 14,306 नए मामले भी सामने आए हैं। उधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पूरी तरह से टीकाकरण कराने वाले उन देशों के यात्रियों को क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा जिनके टीकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकृति दी है, साथ ही जिन्होंने भारत के टीकों को मान्यता दी है। हालांकि उन्हें कोविड-19 की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगर आंशिक रूप से टीकाकरण या फिर टीकाकरण नहीं किया गया तो ऐसे यात्रियों को भारत आने के बाद कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल जमा कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। 8वें दिन दोबारा कोरोना टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो अगले 7 दिनों के लिए खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा फिल्म में अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, जबकि विवेक अग्निहोत्री को ताशकंद फाइल के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का पुरस्कार मिला। लेखक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात कही फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने। और अब बात दक्षिण पश्चिम मानसून की, जो कि देश से अब विदाई ले रहा है। 1975 के बाद मानसून की 7वीं बार सर्वाधिक विलंब से रवानगी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की 6 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान और उसके सटे गुजरात से रवानगी शुरू हो गई थी, जो कि 1975 के बाद से दूसरी बार सबसे अधिक देरी से रवानगी थी। ये तीसरा साल है जब देश में सामान्य या फिर सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम छोड़ जाते हैं केरल के भारतीय लोक नृत्य थैयम के साथ। मुझको दीजिए अनुमति। नमस्कार।